आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि गर्मियों के सीजन में अपने पीक पर होते हैं, और अगर आप उनको एक परफेक्ट डायरेक्शन, परफेक्ट सॉइल में लगाएं तो फिर वो प्लांट साल दर साल आपके साथ बने रहते हैं, क्योंकि ये प्लांट ट्यूबरस होते हैं, यानी कि इनके ट्यूब्स होते हैं, इनके कंद होते हैं। और इन्हीं में एक प्लांट है एलोकेजिया। एलोकेजिया की बहुत सारी वैरायटीज हम लगा रहे हैं, जिनमें तमाम एग्जॉटिक हैं, तमाम नॉर्मल वैरायटीज हैं जो आपको नर्सरीज पे मिल जाएंगी। इसमें ज़ेंथोसोमा प्लांट, जायंट टारो, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको अलग अलग होने के बाद भी एक एलोकेजिया फैमिली में शामिल किया जाता है। और एलोकेजिया यानी कि एलिफेंट ईयर प्लांट जो होते हैं वो ज्यादातर काफी बड़ी पत्तियों वाले होते हैं, देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं, आपके गार्डन में ट्रॉपिकल वाइब ऐड करते हैं। तो आज इन्हीं की केयरिंग पर, इनकी सॉइल पर बात करेंगे, और ये बात करेंगे कि जब बहुत ज्यादा गर्मियां पड़ रही हों तो अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहां टेम्परेचर अब्रप्टली बहुत ज्यादा राइज कर जाता है, वहां पर आप अपनी एलोकेजिया, ज़ेंथोसोमा जैसी प्लांट्स की वैरायटीज को किस तरह से मेंटेन कर पाएं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मेरे पास एलोकेजिया की कौन कौन सी वैरायटीज हैं। खूबसूरती इनकी ये होती है कि अगर ये विंटर में डोरमेंसी में चले भी जाते हैं तो क्योंकि इनके ट्यूबर्स अगर मिट्टी में सुरक्षित हैं तो ये बाउंस बैक कर लेते हैं, यानी कि वापसी कर लेते हैं। तो उस लिहाज से जो लोग एक बार इन्वेस्ट करके इनको लगातार मेंटेन करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा प्लांट है। और एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अगर आपने बहुत सारी बैम्बिनो जैसी या अमेजोनिका जैसी वैरायटीज ली और फिर सडनली आपको लगता है कि ये तो मर गई, पर उसके अगर ट्यूबर सुरक्षित है तो दोबारा उसको निकालिए, साफ कीजिए, रिपोर्ट कीजिए और वो रीग्रो हो जाएगा। इसलिए ये जो जानकारी है ये भी बहुत लोगों के पास नहीं है, जिसकी वजह से वो उनको खराब या मरा हुआ समझ लेते हैं। फिर या तो पॉट में पानी डालना बंद कर देते हैं या तो पॉट में किसी और प्लांट को लगा देते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिनको, जो मेरे इतने सालों के ऑब्जर्वेशन पे आधारित हैं, क्योंकि मैंने भी एक दिन में ये चीजें लर्न नहीं की है। कंटिन्यूअसली मैंने धीरे धीरे करके इनको लर्न किया है, और वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा, और आपको मैं इस वीडियो में अपने पास मौजूद एलोकेजिया और ज़ेंथोसोमा की तमाम वैरायटीज भी दिखाऊंगी। सबसे पहले तो अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करिए, ताकि जो भी मैं गार्डनिंग से रिलेटेड अपडेट करती हूँ वो आप तक झटपट पहुंचे। वीडियोस जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना, वीडियो पे लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि यही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एलोकेशिया, कोलोकेशिया, ज़ेंथोसोमा और क्लेडियम, ये प्लांट कलेक्टिवली एलिफेंट्स ईयर के नाम से जाने जाते हैं, और उसकी वजह है इनकी पत्तियों का बिल्कुल वैसा ही आकार का होना। इनकी जो पत्तियों का डायरेक्शन है उससे आप इनके बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे कि एलोकेजिया की पत्तियां ऊपर की तरफ उठी हुई होती हैं और ज़ेंथोसोमा की पत्तियां नीचे की तरफ झुकी हुई होती हैं। ऐसे ही एलोकेजिया की पत्तियों के जो जॉइंट होते हैं वो टिप पर लगे हुए होते हैं, जबकि कोलोकेजिया के जॉइंट्स पीछे की तरफ होते हैं। और क्लेडियम की पत्तियां इन सब के मुकाबले छोटी होती हैं और ज़्यादा डेलिकेट होती हैं, और इस तरह से आप इनके अंतर को कर सकते हैं। इन सभी की केयरिंग, इन सभी की सॉइल की रिक्वायरमेंट, इन सभी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट लगभग एक जैसी ही होती हैं। इनको रखने का तरीका, इनके लिए रखने के लिए परफेक्ट डायरेक्शन, और इसके साथ ही इनकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट भी ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती है। पर इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली एलोकेजिया और ज़ेंथोसोमा की बात कर लेते हैं। और ये जो प्लांट्स हैं ये आपको बहुत ही आसानी से इस समय नर्सरीज में भी मिलेंगे। इसके साथ ही आप इनके बल्ब्स भी खरीद सकते हैं और इनको आप उनसे ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके लिए मिट्टी की। क्योंकि ये अरॉइड्स होते हैं इसलिए इनको अरॉइड सॉइल की ज़रूरत होती है। अरॉइड सॉइल का मतलब है कि वो सॉइल जो थोड़ी ग्रिटी हो और जिसमें मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी अच्छी हो, क्योंकि इनको पानी तो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है पर मिट्टी में नमी की ज़रूरत होती है। इसीलिए आपने गौर किया होगा कि हमारे यहाँ खास करके नॉर्थ इंडिया में वाटर बॉडीज़ के आसपास, तालाबों के आसपास या दलदली जगह के आसपास, नदियों के आसपास आपको एलोकेजिया, कोलोकेजिया, ज़ेंथोसोमा की बहुत सारी वैरायटी नेचुरली वाइल्ड में उगी हुई मिल जाएंगी। और उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि नमी वाले वातावरण में
और नमी वाली मिट्टी में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और क्योंकि ये बल्ब से ग्रो होने वाले प्लांट होते हैं, इसलिए एक बार अगर आप इनको लगा लें और अगर इनके बल्ब रॉट नहीं हुए होते हैं तो फिर ये साल दर साल चलते रहते हैं। अगर सर्दियों में या बहुत ज़्यादा गर्मियों में इनकी पत्तियां खराब भी हो जाती हैं तो वापस ये ट्यूबर से ग्रो हो जाते हैं। इसलिए हमको इनकी केयरिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो फोकस रखना है वो रखना है कि इनके बल्ब को हमें रॉट नहीं होने देना है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे मिट्टी की। एक अच्छी और सॉइल बनाने का तरीका मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया हुआ है, पर यहाँ पर बात एलोकेशिया की हो रही है तो एक बार आपके लिए फिर से उसको दोहरा देती हूँ। हालांकि आप डिटेल में देखना चाहें तो इससे रिलेटेड वीडियोस के लिंक आपको एंड में मिलेंगे, आप जाकर के देख सकते हैं। मिट्टी में आपको एक अच्छी गार्डन सॉयल, मिट्टी में जो प्रपोर्शंस फिक्स होंगे वो आपके यहाँ की गार्डन सॉइल के हिसाब से होंगे, क्योंकि ये जो बेस सॉइल है ये अगर आपके यहाँ की वेल ड्रेनिंग है, ह्यूमस रिच है यानी कि फर्टाइल है, तो फिर अनुपात कम होगा। और अगर मिट्टी उतनी ज्यादा बेहतर नहीं है तो उसके टेक्सचर के हिसाब से अनुपात को सेट कर लेंगे। मैं यहाँ ले रही हूँ 4 स्कूप के करीब नॉर्मल गार्डन सॉयल, और ये मेरे यहाँ की मिट्टी है जिसमें अच्छी मात्रा में कंपोस्ट भी मिली हुई है और उसमें बालू भी ऑलरेडी काफी अच्छी मात्रा में है, यानी कि एक वेल ड्रेनिंग सॉयल है। इसके बाद मैं ले रही हूँ 1 स्कूप के करीब परलाइट, और अगर आप परलाइट नहीं लेना चाहते हैं तो इसको आप कोर्स सैंड से रिप्लेस कर सकते हैं। बस आपको क्वांटिटी बढ़ा देनी होगी, क्योंकि मैंने परलाइट डालने के बाद एक लगभग स्कूप के करीब या 1 स्कूप से थोड़ा कम ग्रिट्स ली हैं, यानी कि छोटी छोटी खंगर के टुकड़े लिए हैं। मैंने इसमें मिलाया है कोकोपीट। मेरा कोकोपीट काफी सड़ा हुआ होता है, डिकम्पोज्ड होता है, और लगभग 1.5-2 स्कूप के करीब मैंने कोकोपीट मिलाया। फिर मैंने 1 स्कूप मिलाया इसमें कोर्स सैंड, और अगर आपने परलाइट नहीं मिलाई होती है तो कोर्स सैंड को आधा स्कूप या 2 स्कूप अपने यहाँ की मिट्टी के टेक्सचर के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास पाइन शेविंग्स या श्रेड्स पड़े रहते हैं, उनको यूज कर लेती हूँ। कभी कभी मॉसग्रास होती है उसको यूज कर लेती हूँ, या कभी राइस हस्क होती है तो उसको भी यूज कर लेती हूँ। पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यूज करती हूँ अपनी एरोइड सॉइल में वो है आधा लगभग स्कूप के करीब वुड चारकोल, यानी कि लकड़ी के कोयले के टुकड़े, जिससे कि मिट्टी एक तो बहुत ही मॉइस्ट हो जाती है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स लंबे समय तक पड़े रहते हैं, और उसकी प्लांट की जो जड़ें होती हैं इसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स को काफी इफेक्टिवली एब्जॉर्ब करती हैं। पानी के एब्जॉर्प्शन में भी ये हेल्प करता है। और इससे ज्यादा अगर आपको डिटेल में देखना है तो अरॉइड सॉयल का वीडियो लिंक आपको एंड में मिलेगा, उसको अच्छे से देख सकते हैं। उसमें आपको यही जानकारी काफी बारीक ढंग से मिल जाएगी। और इसके बाद इस मिट्टी को मिला करके आप उसमें इसके प्लांट्स को रीग्रो कर सकते हैं। अगर आप नर्सरी से इनके बड़े प्लांट्स लेते हैं या इनके प्लांट्स लेते हैं तो आप गौर करेंगे कि ये पूरी तरह से कोकोपीट में लगे होते हैं, जिसकी वजह से ये जल्दी खराब हो जाते हैं, क्योंकि कोकोपीट बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन करने लगती है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे यहाँ जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो हम अपने प्लांट्स को 1 बार 2 बार ज़रूर पानी डालते हैं, और पानी प्लास्टिक के पॉट की वजह से उसमें रिटेन होने लगता है और आपके बल्ब भी रॉट हो जाते हैं, प्लांट भी खराब हो जाता है। इसलिए आपको ये देखना है कि आपको इसको लाने के बाद एक अच्छी अरॉइड सॉइल में रिपॉट कर लेना है। ये हार्डी प्लांट्स होते हैं, पर आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि सारा फोकस आपके ट्यूबर्स ना गले इस पे रखना है। अब इनकी सनलाइट रिक्वायरमेंट की बात कर लें तो ये ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद करते हैं। गर्मियों की तीखी तेज धूप इनकी पत्तियों को जला सकती है, इनको नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए इनको सीधी धूप में भी नहीं रखना है और ऐसे एरिया में भी नहीं रखना है जहां पर काफ़ी तेज गर्म हवाएं आती हों। आपको इनको एक फिल्टर्ड सनलाइट वाले एरिया में रखना है। गर्मियों में लगभग सभी डायरेक्शन साउथ और वेस्ट को छोड़ करके बाकी के 2 डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट इनके लिए परफेक्ट होते हैं। जब भी आप इनको लगाएं प्लांट के ग्रुप्स में लगाएं, उससे इनके आसपास नमी भी बनी रहेगी, ठंडक भी बनी रहेगी और आपका प्लांट ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। अगर आपके पास साउथ फेसिंग बैल्कनी है तब आप इनको वॉल के सहारे लगाएं, यानी कि सीधी धूप ना पड़े और ये दीवार की तरफ आ जाएं, ताकि इनकी पत्तियां ना जल पाएं। और बहुत सारे प्लांट के झुंड में ही इनको लगाएं। और गर्मियों के दिनों में आप इनकी सेफ्टी के लिए, इनकी पत्तियों को सही बनाए रखने के लिए, ताकि वो सूरज से जले नहीं, आप ग्रीन नेट को यूज़ कर सकते हैं या किसी भी तरह का शेड इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा ही आप वेस्ट फेसिंग एरियाज़ में भी करें जहाँ पर गर्मियों में तेज तीखी धूप आती है।
इसके बाद बात कर लेते हैं इनकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट की। बहुत ही ट्रिकी होता है ट्रॉपिकल प्लांट्स को संभालना, क्योंकि ज़्यादातर ट्रॉपिकल प्लांट की जो वाटरिंग रिक्वायरमेंट होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी कि हम समझते हैं, पर उनको ह्यूमिडिटी चाहिए होता है, यानी कि अपने आसपास मॉइस्चर चाहिए होता है। तो मॉइस्चर को मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, एक तो आप इन पे रेगुलर मिस्टिंग करते रहा करें। गर्मियों के दिनों में कई बार जब मई जून में बहुत ज़्यादा ड्राई विंड्स चल रही होती हैं तो आपको दोनों टाइम भी इनकी पत्तियों पे मिस्ट करना पड़ सकता है, पर हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि पॉट में ओवर वाटरिंग ना हो, यानी कि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली ना हो। और क्योंकि ये ज़्यादातर प्लास्टिक के पॉट में लगे होते हैं तो इनके प्लास्टिक के पॉट में नीचे की तरफ पानी जमा अगर होने लगेगा तो इनके जो बल्ब्स होंगे, इनके जो ट्यूबर्स होंगे वो रॉट हो जाएंगे। तो ये हमेशा इंश्योर करके रखना है कि मिस्टिंग रेगुलरली हो, आसपास ह्यूमिड वातावरण बना रहे, पर पॉट में एक बार थॉरली वाटरिंग कर देने के बाद आप ये इंतज़ार करें कि कम से कम 2 इंच का पॉट सूख जाए, फिर उसमें आप पानी डालें। पर आपकी मिट्टी अगर ऊपर से 1-1.5 इंच सूख भी गई है तो भी आपको पत्तियों पे मिस्टिंग रेगुलर करनी है। भले ही पॉट में पानी पूरी तरह से पड़ा है, पर पत्तियों पे हल्की फुहार पत्तियों को तरोताज़ा बनाए रखेगी, पत्तियों की नेचुरल लस्टर को मेंटेन रखेगी, उसको ज़्यादा खूबसूरत बनाए रखेगी। इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो अगर आप चाहते हैं कि आपके एलोकेशिया कोलोकेशिया के प्लांट या ज़ेंथोसोमा के प्लांट अच्छे रहें तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं एलोकेशिया के लिए बेस्ट फर्टिलाइजर की। एलोकेशिया एक ट्रॉपिकल प्लांट है जो कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो होता है, और जिसकी वजह से इसको एक अच्छी अरॉइड सॉइल की ज़रूरत होती है, और अच्छे मात्रा में ह्यूमस कंटेंट अगर मिट्टी में है तो इस प्लांट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है वो मिट्टी। और आप अपनी मिट्टी को अगर ऑर्गेनिक मैटर में रिच बनाना चाहते हैं तो उसको बनाते समय ही उसमें वर्मी कंपोस्ट या लीफ मोल्ड या सड़ी हुई गोबर की खाद और या फिर होममेड कंपोस्ट जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसको अच्छी क्वांटिटी में इस्तेमाल करें। बस ऑर्गेनिक मैन्योर को इस्तेमाल करने में हमेशा ये ध्यान रखें कि वो प्रॉपरली डिकम्पोज्ड सड़े हुए होने चाहिए, यानी कि अगर आप गोबर की खाद यूज़ कर रहे हैं तो वो पूरी काले रंग की होनी चाहिए, और जिससे कि आपके प्लांट के बल्ब का आकार भी बढ़ेगा, प्लांट को पर्याप्त न्यूट्रिएंट भी मिलेंगे और मिट्टी में मॉइस्चर का लेवल भी मेंटेन रहेगा, जिससे आपके प्लांट की पत्तियां स्वस्थ होंगी, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और नए ट्यूबर्स भी डेवलप होंगे आपके प्लांट में। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट में तेज ग्रोथ हो और उसकी पत्तियां ज़्यादा शाइनी हो तो फिर आपको उसमें NPK 19-19-19 साल भर में 2 से 4 बार तक डालना होगा। आप अपने मिट्टी की क्वालिटी के हिसाब से इसको तय कर सकते हैं, पर जब मिट्टी बनाएं तो उसी समय उसमें 1 चम्मच बॉन मील और 1 चम्मच माइक्रोन्यूट्रिएंट पाउडर ज़रूर डालें। और अगर आपका प्लांट ऑलरेडी लगा हुआ हो तो भी साल में कम से कम 2 से 3 बार ये चीज़ें अपने प्लांट की मिट्टी में ज़रूर मिलाएं। ये प्लांट की अच्छी ग्रोथ को इंश्योर करेगी और साथ ही साथ ट्यूबर के आकार को बढ़ाने में और उनके मल्टीप्लाई होने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। एलोकेशिया को प्रोपगेट करने के 2 तरीके हैं। पहला तो ट्यूबर्स को डिवाइड करके एलोकेशिया के प्लांट बनाना, और ट्यूबर्स को निकालने की ज़रूरत नहीं होती। आप एक शार्प एज नाइफ लेकर के इस तरह से अगर 2 भाग निकले हुए हों तो एक भाग को अलग कर सकते हैं, और फिर ये रूट्स के साथ जब निकलेगा और ट्यूबर का थोड़ा-सा पोर्शन साथ में होगा तो इसके खराब होने के चांसेस ना के बराबर होंगे, और इसको आप दूसरे पॉट में प्लांट करके अपना दूसरा प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आपने एलोकेशिया के प्लांट्स को निकाला होगा पॉट में से तो उसमें छोटे-छोटे इस तरह के आपको कॉर्न्स दिखाई दिए होंगे, और ये कॉर्न भी आपको नए प्लांट बनाने में हेल्प करते हैं। आप मेरे इस पुराने एलोकेशिया क्यूकालाटा प्लांट को देखिए, और बहुत मोटे-मोटे इसके स्टेम हो गए क्योंकि दसियों साल पुराना ये प्लांट है, और बगल में इस तरह के छोटे-छोटे प्लांट्स जो नए निकल रहे हैं, वो सेपरेट कॉर्न से निकल रहे हैं, और इनको आप इस तरह से आसानी से अलग करके इनके नए प्लांट बना सकते हैं। और देखिए मैंने लगातार इनसे मैं नए प्लांट्स बनाती रहती हूँ। अभी भी इनमें काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं। हालाँकि 1 डेढ़ महीने बाद जब इनका आकार थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा और रूट सिस्टम थोड़ा ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, तब मैं इनके नए प्लांट बनाऊँगी। तो ये जो 2 तरीके हैं वो एलोकेशिया के प्लांट को प्रोपगेट करने के लिए बेहतरीन है,
और इन तरीकों से आप अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं।